गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भी सभी। कल हमने एशिया महाद्वीप पढ़ा। जो एशिया महाद्वीप मैप से देखते हैं तो हमें यही दिखाई देता है, यह है एशिया महाद्वीप। अब इसी के साथ में लगता हुआ है यूरोप, और आज हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन सा देश है, कौन सी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा पर्वत मिलेगा, कौन सी नदी मिलेगी और कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। जब हम इसको मैप से देखते हैं तो ये यूरोप हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा भाई। जो बचा हुआ शेष है कहाँ से कहाँ तक, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं तो इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। जो कल रशिया की बात कर रहे थे, आधा तो किस में आता है, एशिया में, और आधा आता है यूरोप में। जब ये हमें इतना कुछ दिखाई दे रहा है तो यहाँ से तो ये आधा तो रशिया इधर है, और रूस की राजधानी कौन सी है, मॉस्को। और ये मॉस्को कौन से महाद्वीप में आती है, यूरोप में आती है, ना कि एशिया में आती है। इसी के साथ में लगता है यूक्रेन। जो यूक्रेन वाला अभी भी इनकी लड़ाई चली रही है, शांत जरूर है थोड़ी बहुत, लेकिन विवाद भी पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद ये बेलारूस है। इन देशों को आपको भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। पोलैंड है, पोलैंड के बाद में ये इटली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इटली कुछ इस प्रकार से है। ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है अभी, स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है, यूरोप का अखाड़ा वगैरह कहा जाता है कैसे, या नहीं कहा जाता। फिर ये फ्रांस। फ्रांस की लोकेशन भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यही यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके किसको बोला जाता है भाई, यूके इंग्लैंड को बोला जाता है, अकेले इंग्लैंड को बोला जाता है क्या। ये 4 देशों का समूह आता है अभी यूके। कौन से 4 देश आते हैं, कौन से 4 देश आएंगे इसी में, ये यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है, आयरलैंड। ये सारे के सारे क्या हैं भाई, द्वीप पर दिखाई दे रही हैं। एक ये आइसलैंड है। आइसलैंड भी कहाँ पर आता है, ये यूरोप में ही आता है। उसके बाद में नॉर्वे, नॉर्वे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वीडन, फिनलैंड, ये सभी के सभी देश कहाँ पर मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे। इतना कुछ दिखने के बाद में सबसे पहले बात तो भाई आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, एक प्रकार से ये क्या है, प्रायद्वीप है। यहाँ से ये क्या दिख रहा है आपको, ये सारा ही भाई एक 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ये भी क्या है, प्रायद्वीप है। ये इटली क्या है भाई, ये इटली, आधा इटली क्या है, ये थोड़ा बहुत ये अलग देश है। ये इटली क्या है, ये भी एक प्रायद्वीप है। इधर से भी क्या है भाई, ये भी एक प्रायद्वीप है। इतना ज़्यादा कुछ प्रायद्वीप होने के कारण भाई सबसे पहले तो इस महाद्वीप की एक विशेषता ये बन जाती है कि ये प्रायद्वीपों का महाद्वीप बोला जाता है। सिंपल सी बात यही होगी, बेसिक सी बात है, पूछा जाता है, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है अभी ये प्रायद्वीप के रूप में ही दिखाई दे रहा है। सेकंड बात और आती है, अंग्रेज में कहाँ से आए थे, अंग्रेज यहीं से आए थे, इंग्लैंड से, इधर से चले थे और ये होते हुए अपने भाई सारे एरिया को कवर करते हुए इंडिया आ गए थे। किस मकसद से आए थे वो, व्यापार करने के लिए। तो इसीलिए यूरोप को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति का जनक भी कहा जाता है। दोनों बात रिलेट हो रही है, दोनों के दोनों प्रश्न सेकंड वाला भी पूछा जाता है। फिर इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और भी बनता है कि जो यूरोप है और एशिया है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है भाई, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यूरेशिया। जब हमने पहले बहुत बार भी पढ़ते आ रहे थे, भी बेसिक क्लास पढ़ी थी, जब हिमालय की उत्पत्ति की थी, तब ये प्लेट किससे टकराती है, अभी ये यहाँ से चलता है और चलने के बाद भी यूरेशियन प्लेट से ही टकराती है। तो ये यूरेशिया क्या है, एशिया प्लस यूरोप को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। बस यही बात है अभी इनके बारे में, और आगे चलते जाएंगे तो बातें देखते जाएंगे अलग अलग जगह पे। यूरोप महाद्वीप, पहला प्रश्न तो यही आएगा भाई। एशिया
प्लस यूरोप, इसे क्या कहा जाएगा? यूरेशिया। फिर यूरोप महाद्वीप की क्या क्या विशेषताएं हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, सेकंड पे आएगा औद्योगिक क्रांति का जनक, औद्योगिक क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यूरोप को ही कहा जाता है। दोनों बातें नोट कर ली। चलो अभी जल्दी लिखो, ये तो दो ही बात है, कोई ज्यादा है ही नहीं। अब यहां से एक बात और भी आएगी कि एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है, ये बात भी तुम्हें पता तो चलना चाहिए। जैसे इनके बीच में कोई ना कोई तो बाउंड्री निर्धारित की गई होगी जिससे कि ये अलग होते होंगे, वरना मिक्सअप ही है। चलो देखेंगे कहाँ से कहाँ तक क्या हो रहा है। जब इस एरिया में हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक पर्वत आता है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो इसमें दिखाई नहीं दिया गया है, मान के चलना यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत इतना आधा आने के बाद में यहीं से कोई एक नदी निकलती है, यूराल नदी, जो कि काला सागर में गिरती है। और ये ब्लैक सी, जिसको ब्लैक सी बोलते हैं, काला सागर, इसमें गिरेगी। यहाँ से दो बाउंड्री निर्धारित हो चुकी है, एक तो यूराल पर्वत और इसी से एक यूराल नदी आ रही है, और ये कहाँ पर आएगी? काला सागर में आएगी। काला सागर के बाद में आपको थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो दिखाई दे रहा होगा तुर्की। तुर्की की भी विशेषता यही रहती है कि ये आधा यूरोप में और आधा एशिया में है। तो ये यहाँ से आगे चलकर ये जो पानी है आगे चलता जाएगा और कुछ इस प्रकार से ये अपने आप में अलग हो जाता है। यानी कि कौन से खाड़ी किन किन वजह से अलग हो रहा है? एक तो यूराल पर्वत के बाद में यूराल नदी, कैस्पियन सागर और एक काला सागर। कैस्पियन सागर आपको यहीं दिखाई देगा, अभी इसमें थोड़ा सा उस मैप में दिखाई देगा अभी कैस्पियन सागर। नहीं भाई, और इसमें नहीं है। ये मैप में ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा अभी। कैस्पियन सागर भी इनको अलग करता है। सिंपल सी बात यही है। एशिया और यूरोप अलग होते हैं। यूराल पर्वत यूराल नदी, काला सागर और कैस्पियन सागर। ये आगे कोई और मैप में आएगा तब देखेंगे भी कहाँ पर आता है कैस्पियन सागर की लोकेशन। ये इन सिचुएशन के द्वारा अलग किए जाते हैं। एशिया और यूरोप किससे? यूराल पर्वत से, यूराल नदी से, काला सागर से और कैस्पियन सागर से। चले भी आगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये क्या है अभी?
यहां से थोड़ा सा और ध्यान से देखना। ये आता है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में अगर यहां पर इस साइड कौन सा महासागर है, इस साइड कौन सा महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है। और अंटार्कटिक महासागर से अगर भूमध्य सागर में यहां से एक एंट्री गेट बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं भी, जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं ना। जिब्राल्टर जल संधि को क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें एकमात्र जरिया ही है जिससे भी वहां पर एंट्री हो सके। हाँ, ये भूमध्य सागर है। यहां पर ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर आपको ये इस जगह पर दिखाई देगा, ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर कहां पर दिखाई दे रहा है, ये बाल्टिक सागर। और इसमें एंट्री कहां से हो सकती है, अगर बाल्टिक सागर में आपको जहाज के द्वारा जाना होगा, मान के चलिए कि आप अंटार्कटिक महासागर में हो, तो एंट्री कहां से होगी इसकी, बस सिर्फ और सिर्फ यही जरिया है, यही से हो सकती है। और यहाँ पर एक संधि बनी हुई है कोपहेगन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कोपहेगन। कोपहेगन को क्या बोला जाता है, बाल्टिक सागर की कुंजी। कुंजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एंट्री केवल एकमात्र जगह से ही हो सकती है, वो जगह आती है कोपहेगन। कोपहेगन के बाद में थोड़ा सा और आगे चलेंगे, जिसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये आता है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। और यहाँ पर कौन सा बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी। दोनों के दोनों सागर भी, लोकेशन भी पता होना चाहिए और उनकी कुंजी भी पता होना चाहिए, कौन सी आती है। लिखिए भाई, क्या होगा, कोपहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। कोपहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। फिर आएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। आई बात समझ में भी, दोनों आसान है। अब इसी में थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक ज्वालामुखी आती है, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये कहीं ना कहीं कोई प्राचीन काल में फटी होगी भाई, और इससे क्या है, ज़्यादातर प्रकाश हुआ, उत्पन्न हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखेंगे उसकी लोकेशन, नोट कर लिया, ये जल्दी जल्दी नोट किया करो भाई, इतना तो समय नहीं लग रहा। ये आती है स्टोरम्बोली ज्वालामुखी। कोई ना कोई एक द्वीप मिलेगा, उस पे क्या है भाई, ये द्वीप में ज्वालामुखी फटी और फटने के बाद में इसका प्रकाश कोई ज्यादा दूर तक फैला, और फैलने के कारण इसे क्या बोला गया, इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कितनी बातें हो चुकी हैं, 5 बिल्कुल नॉर्मल सी है। यूरोप को क्या कहा जाता है,
औद्योगिक क्रांति का जनक, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, और उसके बाद ये 2-4 जल संधि है। कोपहेगन को क्या बोला जाता है? बाल्टिक सागर की कुंजी। जिब्राल्टर को क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी। और उसी में एक है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब इसमें क्या है भाई, कुछ प्रमुख द्वीप मिलेंगी। जैसे आपको दिखाई दिया होगा, इंग्लैंड भी क्या है, एक प्रकार से द्वीप पे ही है। आयरलैंड भी उसी पे बसा हुआ है। देखेंगे भी इनके बारे में, प्रमुख द्वीप। कर लिया नोट सभी ने? प्रमुख द्वीप के बारे में चलेंगे तो सबसे पहले ये क्या है भाई, सारे के सारे द्वीप पे ही बसे हुए हैं। आपको लंदन दिखाई दे रहा होगा, ये इंग्लैंड वाला है, ऊपर स्कॉटलैंड है, ये आयरलैंड है। इस समूह को क्या बोला गया भाई? इस समूह को क्या बोला गया? ब्रिटिश द्वीप। ब्रिटिश, ये आइसलैंड होना चाहिए था भाई, आइसेल्स, यानी कि ब्रिटिश। प्रमुख द्वीप की बात करेंगे तो ब्रिटिश द्वीप। कौन से देश आ रहे हैं यहाँ पे भाई? कौन से देश आ रहे हैं? कौन से देश हैं? एक तो इंग्लैंड है, और एक आता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और ये नॉर्थन आयरलैंड, और ये कौन सा है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये दोनों अलग अलग देश हैं। जो बात यूके की चल रही थी, यूके किसको बोला जाता है? 4 देशों के समूह को बोला जाता है। वो उसमें कौन से 4 देश आते हैं? एक तो ये आएगा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, और ये नॉर्थ आयरलैंड है ना, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, इसको क्या बोला जाता है अभी? यूके बोला जाता है। और इसके साथ में अगर आयरलैंड को भी मिला दिया जाए तो ये क्या बोला जाएगा अभी? ब्रिटिश द्वीप के नाम से इसे संयुक्त रूप को क्या जाना जाएगा? ब्रिटिश द्वीप। ये एक प्रकार का ब्रिटिश द्वीप ही है। उसके बाद में और आगे चलेंगे तो एक द्वीप और दिखाई देगा अभी हमें, ये अलग आता है अभी, ये आयरलैंड। ये आयरलैंड वाला वही है जो साथ में दिखाई दिया था, इनको अलग दिखा दिया। और उसके बाद आइसलैंड, ये यूरोप से थोड़ा सा और आगे चला, ये आइसलैंड द्वीप है। प्रमुख द्वीप कौन से हो चुके हैं? एक तो ब्रिटिश द्वीप, सेकंड पे आया आयरिश द्वीप, और एक आता है आइसलैंड द्वीप। ब्रिटिश द्वीप, प्रमुख द्वीप। ब्रिटिश द्वीप, फिर आएगा आयरिश द्वीप, आयरिश द्वीप, इस प्रकार से आएगा भाई। और फिर आएगा आइसलैंड द्वीप। ये 3 प्रमुख द्वीप हैं, ब्रिटिश द्वीप, आयरिश द्वीप और आइसलैंड द्वीप। अब नेक्स्ट में बात आएगी कि कुछ प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वत में इसमें 2 भागों में बांटा जाता है। जिस प्रकार से भारत में भी पर्वतों को एक तो अरावली आता है और एक सेकंड वाला कौन सा? हिमालय है। इन दोनों को भी किस श्रेणी में बांट रखा है? एक तो नवीन पर्वत है और एक प्राचीन पर्वत है। तो सबसे पहले हमारे पास नवीन पर्वत आएंगे, यानी कि हिमालय के समकालीन पर्वत। हाँ जी, नवीन पर्वत। प्रमुख पर्वतों में जिक्र करेंगे तो नवीन पर्वत। और नवीन पर्वत कौन से आ रही है? हाँ जी, नवीन पर्वत। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कोई ना कोई पर्वत? ये आइसलैंड तो दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, ये है नवीन पर्वत। आपको दिखाई दे रहा है क्या कहीं ना कहीं? कौन सा?
ब्रिटिश द्वीप ये हैं, इसको संयुक्त रूप को बोला गया ब्रिटिश द्वीप। हाँ जी, ब्रिटिश द्वीप, आयरलैंड और उसके बाद आयरिश, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे प्रमुख पर्वत, और प्रमुख पर्वत में सबसे पहला पर्वत आता है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत, और ये कहाँ पर मिलेगा भाई? फ्रांस में आल्प्स पर्वत। ये नवीन पर्वत है, नवीन पर्वत कौन सा होगा? आल्प्स पर्वत, और ये कहाँ पर मिलेगा? फ्रांस में। फ्रांस देश कहाँ पे है अभी? फ्रांस देश कहाँ पे है? दिखाई देगा यहाँ पे मैप में है, ये फ्रांस है, और इसी में भाई ये क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक आल्प्स पर्वत है, इसी में है आल्प्स पर्वत। आगे और देखेंगे तो ये नहीं है, ये आल्प्स पर्वत। इसी में एक और आएगा जो कि नवीन पर्वत है, आल्प्स पर्वत के बाद में काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, ये भी फ्रांस में ही है भाई, और इसकी सबसे ऊंची चोटी आएगी माउंट एल्ब्रुस, और ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाईएस्ट पीक आती है माउंट एल्ब्रुस, हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस, और इसकी क्या विशेषता रहेगी कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। और यह प्रश्न पूछा जाता है भाई, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एल्ब्रुस, काकेशस पर्वत है ये, और उसमें एक चोटी आती है, हाईएस्ट पीक है ये माउंट एल्ब्रुस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। एशिया की कौन सी होगी? एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, उसको भी लिखवाने की जरूरत थी क्या? वो तो विश्व की सबसे ऊंची है, तो भी एशिया की तो अपने आप ही होगी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। अब कुछ क्या है भाई, प्राचीन पर्वत आएंगे, और वो कौन से आते हैं? अभी जिक्र किया हमने कि यूराल पर्वत क्या कर रहा है भाई, रूस को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक तो एशिया वाला और एक यूरोप वाला। तो यहीं से हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई? यूराल पर्वत। ये कहां पर होगा? यूराल पर्वत, ये रूस में है और प्राचीन पर्वत है भाई, प्राचीन पर्वत। सबसे पहले आएगा यूराल पर्वत, कहां पर है ये? रूस में। सेकंड पे बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। हाँ जी, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये रूस में है। रूस। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। पर्वत के बाद में क्या आते हैं? कुछ प्रमुख पठार भी आएंगे। पठार कहाँ कहाँ पर आएंगे भाई? पठारों का जिक्र इसी में कर लेंगे। पठार एक आता है ब्रिटेनी का पठार, और ये ब्रिटेनी का पठार कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। ब्रिटेनी का पठार, फ्रांस। आज तक तो इसका जिक्र हुआ नहीं, क्या पता हो जाए। लेकिन नेक्स्ट में जो आता है ना, वाससेज का पठार, वाससेज का पठार,
वाससेज का पठार, ये भी फ्रांस में है और इसका जिक्र हुआ है भी एग्जाम में। और क्या जिक्र हुआ है इसके बारे में कि ये फ्रांस के खनिजों का भंडार है भाई, वाससेज का पठार, फ्रांस के खनिजों का भंडार। फ्रांस के खनिजों का भंडार, खनिजों का भंडार। नेक्स्ट में एक और आता है भाई राइन का पठार, राइन का पठार, ये कहां पर होगा? राइन का पठार ये जर्मनी में मिलेगा। इसके बारे में तो भाई पहले भी बताया गया है कि ये राइन नदी यहां से बहती है जर्मनी, और इसको क्या बोला जाता है भाई? जर्मनी के खनिजों का भंडार बोला जाएगा इसे। ये जर्मनी के खनिजों का भंडार है राइन। और भारत का भाई रूर प्रदेश भी बोला जाता है। क्यों? रूर कहाँ पे आता है? ये रूर और राइन नदियों के मध्य में एक क्षेत्र है जहाँ से विश्व में सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलते हैं। और ये राइन का पठार भी वहीं पर है, जर्मनी में ही है। और ये इससे क्या है, जर्मनी के खनिजों का भंडार इसे बोला जाता है। नॉर्मल सी बात है, इससे रिलेट हो सकता है। ये आगे भी पर्वत और पठार जो कि यूरोप में है। अब हम जिक्र करेंगे नदियों का, प्रमुख नदियां। चले आगे। ये जर्मनी का क्या है भाई? ब्लैक फॉरेस्ट है। ये ब्लैक फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फिनलैंड, फिनलैंड को क्या बोला जाता है भाई? फिनलैंड को झीलों का देश, झीलों का देश। तो एक दो चार झील भी है, पहले झील को ही देख लेते हैं भाई। झील, हाँ जी, पहले बात तो यही आएगी कि फिनलैंड को क्या बोला जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। एक झील और आती है भी, बहुत फेमस झील आएगी, लाडोगा झील। और ये लाडोगा झील कहाँ पे है? ये आएगी भी लेक लाडोगा। और ये कहाँ पर आ रही है? रशिया में। और ये क्या है? फिनलैंड के आसपास, इसी के पास में है लाडोगा झील। और एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है अभी, ये लाडोगा झील कहाँ पर है? रशिया में है। और कौन से महाद्वीप में आती है? यूरोप में आती है लाडोगा झील। सेकंड में झील ये एक ही है अभी, इसको लिख लेना, लाडोगा झील रूस। लाडोगा झील रूस, हाँ जी। फिनलैंड को क्या बोला जाता है? झीलों का देश। अब चले आगे, चलो जी चलते हैं। यहां से अगर बात करेंगे प्रमुख नदियां, कौन सी आएगी? वोल्गा नदी। और ये वोल्गा नदी क्या है भी? ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है जो आपको दिखाई दे रही है। और इसे रूस की गंगा भी कहा जाता है, वोल्गा नदी। डेन्यूब नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये जर्मनी से होता है। और ये कहाँ पर आएगी आगे चलकर भाई? काला सागर में गिरती है। और काला सागर में गिरती है तो इसकी क्या विशेष बात है कि ये विश्व के सर्वाधिक 7 देशों में बहती है। और 7 देशों में और उसके 4 देशों की राजधानी इस नदी के किनारे पर स्थित है, वोल्गा नदी। पहले तो लिखिए, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी। और ये कहाँ से आ रही है? रूस से आ रही है, तो इसे रूस की गंगा कहा जाता है, वोल्गा। हाँ, नदियां, प्रमुख नदियां, झील एक ही थी। प्रमुख नदियां, वोल्गा नदी,
यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसे रूस की गंगा कहा जाता है। रूस की गंगा कहा जाता है। यह गंगा वर्ड भाई कब से अपना पीछा कर रहा है? गंगा वर्ड जब सिंधु नदी पड़ी थी तब से लेकर भाई अब तक यहाँ और आगे भी चलता जाएगा ये गंगा वर्ड। कहाँ? हाँ, तो रूस देश में बहती है ये। सेकंड पे आएगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, इसकी क्या विशेष बात रहेगी? उद्गम कहाँ से होता है इसका? जर्मनी से और विसर्जन काला सागर से। उद्गम जर्मनी और विसर्जन काला सागर। काला सागर, इसकी क्या विशेष बात रहती है कि ये विश्व के सर्वाधिक 7 देशों में बहती है और 7 देशों में के बावजूद उसमें से 4 देशों की राजधानी इसके किनारे पर स्थित है। विश्व के सर्वाधिक 7 देशों में बहती है और 4 देशों की राजधानी इसके किनारे पर स्थित है। 4 देशों की राजधानी इसके किनारे पर स्थित है। सर्वाधिक देशों में बहती है और इसी कारण से क्या है भी, एक एशिया में भी नदी थी जिसको एशिया का डेन्यूब बोला गया था। कौन सी नदी थी वो? कल ही पढ़ा है, एशिया का डेन्यूब किसे बोला गया था? मेकांग। उसकी क्या खास बात थी? वो कम से कम 5-6 देशों में बह रही थी। दोनों में क्या है, समानताएं मिल रही है। डेन्यूब नदी, 2 नदियां बहुत अच्छी नदियां हैं भी। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो एक नदी आती है राइन नदी। राइन नदी ये आएगी भाई, राइन नदी। हाँ जी, ये कहाँ से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी भाई? हाँ जी, इनके बारे में देखना और थोड़ा बहुत दिमाग लगाना। हाँ जी, ये स्विट्जरलैंड से चलेगी, ऑस्ट्रिया इनके किनारे पर चलते हुए आगे चलती जाएगी ये, और ये जर्मनी में क्या अभी मुख्य रूप से बहती है और आगे ये चलती जाएगी। डेल्टा बनाती है, नहीं बनाती भी, ये डेल्टा भी बनाती है। डेल्टा तो हर नदी बनाती है। डेल्टा का मतलब भी क्या होता है? अवसाद। वो उसका नाम डेल्टा या एस्चुरी रखा जाएगा, बस इतनी सी ही बात रहती है। क्या रहेगा? राइन नदी। राइन नदी, इनका उद्गम एक झील है, कॉनस्टेट झील, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कॉनस्टेट झील उद्गम, कॉनस्टेट झील, और ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में।
स्विट्जरलैंड। और ये इन देशों में बहते हुए यहाँ पर आगे कहाँ पर चली जाएगी भी ये? भूमध्य सागर में जाएगी क्या? कौन से सागर में जाएगी? अगर इसी को इसी मैप से देखेंगे तो लोकेशन इसकी कहाँ पर होनी चाहिए? हाँ जी, स्विट्जरलैंड कहाँ पे था इसमें? स्विट्जरलैंड यही था, ये ऐसे चली है ये, यहाँ से चलने के बाद में कौन से कहाँ पर चली गई है? कौन से महासागर में चली गई है? भूमध्य सागर तो नीचे अभी, ये ऊपर वाले सागर में चलेगी, नॉर्थन सी में। ये कोई उत्तरी सागर है उसमें ये गिरती है। नॉर्मल सी बात यही, डायरेक्शन इसकी यहीं पर रहेगी। और उसके बाद डायरेक्शन तो चलो ठीक है, अभी हमें पता होना चाहिए तो भी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लेकिन अन्य विशेषताओं की बात करेंगे तो उनमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलेगी भाई, क्या क्या मिल सकती है यहाँ पे? ये राइन नदी है, राइन नदी के बारे में हम तो पढ़ते आ रहे हैं, या राइन क्षेत्र भी आता है, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या विशेषताएं हो सकती है? ये विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, और किस कारण से है? कोयला परिवहन के कारण। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कोयला परिवहन के कारण। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कोयला परिवहन के कारण। कोयला परिवहन के कारण। एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी एक सहायक नदी भी तो आती है, सहायक नदी भी आएगी। रूर और राइन नदी के मध्य में क्या आता है? रूर क्षेत्र आता है, जो क्या है भाई, बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसकी सहायक नदी कौन सी आती है? कि रूर नदी आती है। और रूर नदी को क्या कहा जाता है अभी? उसे कोयला नदी ही कहा जाता है। सहायक नदी, सहायक नदी रूर, और इसे कोयला नदी के नाम से ही जाना जाता है। इसे कोयला नदी कहा जाता है। ये दो नदियां, रूर और राइन। आगे चलें। ये आती है अभी एक टाइबर नदी। इटली यही है जो कि प्रायद्वीप है, और यहाँ पर एक टाइबर नदी, और टाइबर नदी के किनारे इटली का एक शहर आता है, रोम शहर। भाई इतनी बात है इसके बारे में। टाइबर नदी, इटली का रोम शहर इसके किनारे पर है। आगे आएगा टाइबर नदी, इटली का रोम शहर। इस रोम शहर की क्या खास बात है भाई? इटली का रोम शहर पढ़ते आई है क्या? कोई ना कोई ईसाई के वगैरह, ईसाई धर्म से संबंधित या भी कुछ हुआ हो? इटली का रोम शहर टाइबर नदी के किनारे पर स्थित। आगे भाई 4-5 नदियां हैं और वन लाइनर ही है, ज्यादा उसमें कोई खास बातें नहीं है। नेक्स्ट में आएगी पो रिवर। और ये पो रिवर, इसे क्या कहा जाता है भाई? इटली की गंगा, और ये इटली में ही बह रही है भाई। पो रिवर, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। टाइबर कहाँ थी? टाइबर इसी यहीं पर बह रही थी, और ऊपर क्या है भाई? पो रिवर। दोनों के दोनों इटली में है। टाइबर के किनारे इटली का रोम शहर है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट में
ये लंदन भाई। और लंदन कौन सी नदी के किनारे पे आता है? ये आता है टेम्स नदी के किनारे पर भाई। हाँ जी, टेम्स नदी के किनारे पर, टेम्स नदी। और इसके किनारे पर कौन सा है भाई? लंदन शहर स्थित है। किनारे लंदन शहर। ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है भी, इंग्लैंड में बहती है। किनारे लंदन शहर। ये टेम्स, जो भारत में कहीं ना कहीं घंटाघर आपने देखे होंगे, कोई ना कोई बड़े शहर के चौराहे पे पुराने से दिखते हैं। उनका मुख्य मकसद क्या था? उनका मुख्य मकसद क्या था? घंटाघर था उनका मुख्य मकसद। एक प्रकार से टाइम देखने के लिए बनाया जाता है। उस पर बहुत सारी बड़ी सारी घड़ी भी लगी होती है। क्यों? पहले तो भाई हर बंदा घड़ी रख नहीं सकता था। आज के समय तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। तो ये घंटाघर बनाए गए थे। और घंटाघर किसने बनाए थे? अंग्रेजों ने बनाए थे। और अंग्रेज आए कहाँ से थे भाई? लंदन से ही आए थे। और ये टाइम्स, यानी कि वो टाइम देखने के लिए बनाए और अंग्रेजों ने बनाए। और अंग्रेज आए कहाँ से थे? लंदन से आए थे। और लंदन टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे, एक नदी और आती है अभी, सीन। और सीन नदी के किनारे पर भी कौन सा शहर है? पेरिस। सीन नदी, सीन नदी किनारे शहर पेरिस। किनारे शहर पेरिस। और पेरिस को क्या बोला जाता है भाई? फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस को क्या कहा जाता है? फैशन नगरी। फैशन नगरी। हाँ जी। सीन नदी के किनारे पेरिस शहर। और पेरिस को क्या बोला जाएगा? फैशन नगरी। याद करना भी इतना ही, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। कोई ना कोई सीन कब बनता है? सीन तो तब बनेगा कोई अजीब तरह का फैशन करेगा, तभी तो बनेगा ना। यानी कि और अजीब तरह का कोई ना कोई ड्रेस पहनेगा। ये क्या है? फैशन नगरी। कोई ना ड्रेस पहनना क्या है? पेरिस। और पेरिस कौन से नदी के किनारे पे है? सीन नदी के किनारे पर स्थित है। अब नेक्स्ट में आगे चलेंगे, दो चार बातें और भी रहती हैं इसमें। ये क्या आते हैं अभी? ये नॉर्वे है। और नॉर्वे के किनारे पे कुछ ना कुछ ये तट क्या है? कटा हुआ है अभी। और कटे हुए तट को किस नाम से जाना जाता है अभी? पोल्डर के नाम से जाना जाता है अभी। पोल्डर, पोल्डर। और ये पोल्डर क्या है अभी? नीदरलैंड और हॉलैंड। पोल्डर, पोल्डर नीदरलैंड और पोलैंड देशों के द्वारा दलदलीय क्षेत्र को सुखाकर हुई कृषि योग्य बनाना क्या कहलाता है? पोल्डर कहलाता है। द्वारा सागर के तटीय क्षेत्र को सुखाकर कृषि योग्य भूमि बनाना। कृषि योग्य भूमि बनाना पोल्डर कहलाता है। पोल्डर कहलाता है। ये बात रहेगी भी इससे संबंधित। पोल्डर क्या होते हैं? एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है।
ये क्या है भाई? ये तो सार्गेसो सागर वाली बात कोई और ही आ गई। ये आती है अभी एक गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम क्या आती है अभी? गल्फ स्ट्रीम ये एक कोई ना कोई गर्म जलधारा है, और गर्म जलधारा ये यहाँ से आगे चलेगी तो इसे क्या बोला जाता है अभी? यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम, इसे क्या कहा जाएगा? यूरोप का कंबल कहा जाता है, गर्म कंबल कहा जाता है इसे। गल्फ स्ट्रीम, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ये जलधाराएं भाई गर्म और ठंडी कैसे होती हैं, इनकी एक क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे भाई। कौन सी कहाँ से आएगी तो ये ठंडी होगी, कौन सी दिशा में चलेगी तो ये गर्म होगी। इतना नोट कर लेना, गल्फ स्ट्रीम इसे क्या कहा जाता है अभी? यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। दो चार बातें और बचेंगी। जो रसिया था दोनों भागों में आ रहा है, एक तो एशिया में भी आ रहा है और एक यूरोप में भी आ रहा है। जो एशिया वाला भाग आता है उसको किस नाम से जाना जाता है अभी? साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। एशिया में रूस को साइबेरिया के नाम से जाना जाता है या साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया कहा जाता है। एक देश और भी आता है भाई, तुर्की। तुर्की, इसे क्या कहा जाता है अभी? तुर्की को, हाँ जी, हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाएगा इसे, और यूरोप का मरीज। इसे तुर्की की बजाय टर्की, या ये तो भी इनका नाम तुर्की कर दिया गया है, लेकिन पहले ये टर्की था। टर्की, इसे बोला जाता है गेटवे ऑफ एशिया। क्यों बोला जाएगा भाई ये? क्योंकि ये दोनों में आता है। तो यानी जो जितने भी यूरोपियन आते थे तो इसी देश का ज़्यादातर यूज किया जाता था। ये दोनों देशों में आता है तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ एशिया। और सेकंड में इसकी बात की जाती है, ये जो इस एरिया है ना, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ अभाव पाया जाता है, विशेष तौर से आर्थिक रूप से। इसीलिए इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है अभी, यूरोप का मरीज। एक बात और भी ध्यान रखना, ये दोनों भागों में आ रहा है, तो दोनों भागों में आने के बाद में क्या होगा? इसको अलग अलग नाम भी तो दिए गए होंगे। अलग अलग किस नाम से दिए गए हैं अभी? यहां से एक बार थोड़ा सा इधर ही देख लेना। ये तुर्की, बीच में क्या आ जाता है अभी? पानी। और ये पानी वाला भाग क्या हो जाता है? इसको अलग अलग करता है। ये कौन सा आ गया? यूरोप। और इधर आता है एशिया। ये टर्की इसी प्रकार से दो भागों में बंटा है, मैप से हमने देखा था। जो इधर वाला भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है भाई? एग्जाम में ये पूछा गया था भाई, ये थ्रेस के नाम से जाना जाता है भाई, थ्रेस। और जो एशिया में आएगा इसका नाम आता है अनातोलिया। अनातोलिया, ये इसका नाम आएगा। टर्की का जो कि एशिया भाग में आता है इसको अनातोलिया कहा जाता है। बीच में क्या आ जाता है अभी? पानी आ जाता है थोड़ा सा, अनातोलिया। अब इसी यूरोप में एक बात और भी रहती है अभी, विश्व का सबसे छोटा देश आता है, कौन सा आएगा? विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश। आपने नाम सुना होगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये क्या है भी? विश्व का सबसे छोटा देश है। और कितना छोटा है ये भाई? एरिया में बात करोगे तो भी कितना एरिया हो सकता है इसका?
हाँ जी, कितना एरिया आता है इसका? 400 मीटर। ये क्या है, एक हम कह सकते हैं कि गांव के ही आकार का एक देश है जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है भैया? हाँ जी, हाँ जी, क्या कारण हो सकता है? और ये वेटिकन सिटी कौन से देश में पड़ेगा? अभी देश तो अलग ही बन चुका है, लेकिन मान के चलिए ये कोई देश है और इसके मध्य में स्थित है ये इस प्रकार से, और ये इटली में स्थित है। इटली, वेटिकन सिटी, क्योंकि एक गांव है भाई, पड़ोसी देश कभी भी हमला कर सकता है, सारे कुछ चाहिए, आर्मी वगैरह भी होनी चाहिए, संसाधन वगैरह भी होना चाहिए, इनके पास में क्या मिलेगा इतने बड़े गांव में? और इसके पीछे कारण क्या रहता है? ये वेटिकन सिटी 1929 में यहाँ से क्या होता है कि कुछ ज़मीन इनको जो ईसाई वगैरह होते हैं ना, चर्च वगैरह के लिए ये जगह दान दे दी गई थी। और दान देने के बाद में इन्होंने कुछ डिमांड रखी थी कि इस एरिया पर क्या है भाई, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही शासन चलना चाहिए, हमारी ही रूल रेगुलेशन या नीतियाँ चलनी चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो चाहे किसी भी प्रकार की हो। और उसको उसके बाद में क्या कर दिया भाई, इटली ने इस इतनी जगह को आज़ाद कर दिया और एक अलग देश का दर्जा दे दिया भाई। इतनी सी बात है और इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। वेटिकन सिटी। एक दो देश और आते हैं, नॉर्वे। नॉर्वे इसी में आएगा और उसको क्या बोला जाता है भाई? नॉर्वे को मिडनाइट ऑफ कंट्री ऑफ मिडनाइट बोला जाता है नॉर्वे को भी, कंट्री ऑफ मिडनाइट, नॉर्वे। कंट्री ऑफ मिडनाइट। अर्धरात्रि का देश। अर्धरात्रि का देश का मतलब क्या होता है? यहाँ पर भी रात बिल्कुल छोटी सी होती है। गर्मियों में मात्र 40 मिनट की रात होती है, सर्दियों में थोड़ी सी और कोई 2-4 घंटे की ज़्यादा बड़ी बात हो जाती होगी। यहाँ पर लोग भाई सोते कब हैं जागते कब है पता नहीं भाई, लेकिन रूल रेगुलेशन इन्होंने बना रखे हैं, अपने इंडिया वालों की तरह नहीं है, वे दिन रात लगे ही रहते हैं। कोई काम हो ये तो रात है चलो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, नहीं कोई काम में लग रहे हैं तो भी लगे ही रहेंगे। यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं नॉर्वे में, तो इसीलिए ये क्या बोला जाता है? कंट्री ऑफ मिडनाइट। ये भाई एशिया महाद्वीप के बाद यूरोप महाद्वीप, 2 महाद्वीप हैं और महासागर भी पड़ चुके हैं। तीनों की तीनों भाई याद होनी चाहिए।